साथियों, यह है न्यूजीलैंड पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल साउथ में, ऑस्ट्रेलिया से करीबन 4000 किलोमीटर दूर, दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री। इंडिया में रहने वाले ज्यादातर लोग मेरी तरह न्यूजीलैंड को सिर्फ क्रिकेट की वजह से ही जानते हैं, पर न्यूजीलैंड दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है, खासकर अपनी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज की वजह से। साथियों, इसकी माउंटेन रेंज, इस खूबसूरत लेक्स और हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड की वजह से अब हम में से कुछ लोगों को शायद ये ऑलरेडी पता होगा कि मशहूर मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग की शूटिंग भी न्यूजीलैंड की इन्हीं खूबसूरत वादियों में हुई थी। न्यूजीलैंड का मौसम बिल्कुल यूके की तरह है, थोड़ी सी गर्मी, लॉन्ग विंटर और अच्छी खासी बारिश। मगर इसके बावजूद न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन का 7% भी नहीं है। अगर आप न्यूजीलैंड का यह मैप देखें तो आपको नजर आएगा कि करीबन 80% न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है और वहां कोई नहीं रहता। न्यूजीलैंड की 70% आबादी इधर नॉर्थ में रहती है और नॉर्थ की भी 50% आबादी इस एक शहर ऑकलैंड में रहती है। इतना जबरदस्त मौसम, खूबसूरत सीनरी, लो क्राइम रेट और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बावजूद 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों है? आज जानते हैं इस सवाल का जवाब। सच यह है दोस्तों कि इस वीडियो में सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो आप नोटिस करेंगे कि न्यूजीलैंड हमारी बाकी दुनिया से बहुत दूर है। मतलब अगर आप कराची या मुंबई से जहाज में बैठे तो ये पूरा अरेबियन सी और इंडियन ओशियन को क्रॉस करके करीबन 18 से 22 घंटे की फ्लाइट के बाद ही आप न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। और अब सवाल यह पैदा होता है कि इंसान दुनिया से इतनी दूर इस आइलैंड तक पहुंचा कैसे? अब यहां पर मल्टीपल व्यूज हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएं तो वहां यह लिखा हुआ है कि आज से 1000 साल पहले लगभग 1320 से 1350 के बीच मौरी लोगों ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था। पैसिफिक ओशियन के इन सारे आइलैंड, जिन्हें पॉलिनेशियंस आइलैंड भी कहा जाता है, इन पर रहने वाले लोगों को मौरी कहा जाता था। ऑफिशियली सोर्स के मुताबिक दोस्तों, मौरी लोग अपने ये सारे आइलैंड छोड़कर बड़ी बड़ी बोट्स में बैठे और इधर न्यूजीलैंड पहुंच गए। ये लगभग वही जमाना बनता है जब मंगोल्स और जंगीज खां पूरे एशिया पर अपना कंट्रोल ले रहा था। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि ये लोग अपने पुराने आइलैंड छोड़कर न्यूजीलैंड आए ही क्यों? इस सवाल का खोज लगाने के लिए जब हमने रिसर्च की तो कुछ आर्टिकल से पता चला कि मौरी के अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस के मुताबिक न्यूजीलैंड 13वीं सदी में नहीं बल्कि उससे भी 500 साल पहले अराउंड 758 में क्यूप नाम के एक मौरी ने डिस्कवर किया था। क्यूप एक फिशरमैन था जो अपने और अपने ट्राइब के लिए मछलियां पकड़ता था। मगर फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि जब भी वो जाल डालता था उसकी मछलियां उसी एरिया में पाई जाती थी जहां ऑक्टोपस ऑलरेडी मछलियों को खा जाती थी। इन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब क्योंकि इन लोगों का मेन फूड सोर्स ही मछली था तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई और उसका हल निकालने के लिए क्यूब और उसके कुछ साथी समुद्र में जाकर किसी और आइलैंड की खोज लगाने की कोशिश करेंगे जहां पर खाने पीने की अच्छी खासी सप्लाई हो। इसी खोज में क्यूब अपने साथ 20 से 25 आदमी लेकर पैसिफिक ओशियन में उतर गया। कुछ दिन के सफर के बाद ही उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों वाला एक आइलैंड नजर आया। यह न्यूजीलैंड था, सी फूड, भेड़ बकरियां और फलों से मालामाल आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, पर और कोई दूसरा इंसान इस आइलैंड पर नहीं था। ये क्यूब और उसके ट्राइब के लिए परफेक्ट जगह थी। क्यूब ने अपने चंद साथियों को वापस पॉलिनेशियन आइलैंड भेज दिया ताकि वो बाकी लोगों को आइलैंड की खबर दे पाएं और इस तरह न्यूजीलैंड पर मौरी लोग आबाद होना शुरू हुए। 17वीं सदी तक मौरी लोग सुकून से न्यूजीलैंड में रहते रहे और दुनिया से दूर होने की वजह से ना उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी, ना ही किसी से कोई खतरा। मगर यह सब बहुत जल्द बदलने वाला था। ये वो वक्त था जब वेस्टर्न नेशन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में फैल रही थी। एक्सप्लोर को भेजा जा रहा था कि वो आइलैंड कंट्रीज और कॉन्टिनेंट डिस्कवर करें जिन पर कब्जा करके यूरोपियन कंट्री अपनी पावर बढ़ा सके। इसी सिलसिले में एक डच एक्सप्लोरर एबल टास्मैन पैसिफिक ओशियन के साउथ में किसी कॉन्टिनेंट की खोज में निकला, क्योंकि उस वक्त यूरोपियन का ख्याल था कि इस हिस्से में कोई कॉन्टिनेंट जरूर होगा और अगर ऐसा होगा तो वो यूरोपियन कंट्री के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। साथियों, 1642 में टैस्मैन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, मगर उसने जब वहां उतरने की कोशिश की तो उसकी मौरी लोगों के साथ जबरदस्त खूनी लड़ाई हुई
और मजबूरन उसे वापस जाना पड़ा। फिर 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इसी कॉन्टिनेंट को ढूंढता हुआ न्यूजीलैंड पहुंचा। एक दफा फिर जेम्स के फौजियों और मौरी लोगों में जबरदस्त लड़ाई हुई और उसमें कई मूरी भी मारे गए। जेम्स कुक को वापस जाना पड़ा, मगर इस बार उसने न्यूजीलैंड और इस पूरे सफर का डिटेल मैप बना लिया और इसी मैप के जरिए फिर 18वीं सदी में यूरोपियन इस आइलैंड तक पहुंचना शुरू हुए और इस बार उन्होंने मोरी लोगों के साथ बड़े स्मार्ट तरीके से डील किया। उन्हें ट्रेड और प्रॉफिट का लालच देकर ब्रिटिश ने उधर अपने लेवल पोर्ट्स बनाना शुरू किए। फिर 100 साल के अंदर ही ब्रिटिशर ने न्यूजीलैंड का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिशर और मौरी लोगों के बीच 1840 में एक ट्रेटी साइन हुई, जिसे ट्रेटी ऑफ वेतंगी कहा जाता है और इस ट्रेटी के बाद न्यूजीलैंड ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। उस वक्त मौरी लोगों की पॉपुलेशन करीबन 2 लाख थी, लेकिन अगले 100 साल में ये पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय 2 लाख से कम होकर 40,000 तक पहुंच गई और इसकी 2 मेन रीजन थी। पहला, जब यूरोपियन इधर आए तो उनके साथ वो डिसीजेस भी इधर आई जो उस वक्त यूरोप में आम थी। प्रॉब्लम यह थी कि मौरी लोगों में इन डिसीज की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी और इसी वजह से यूरोपियन इमिग्रेशन के बाद लोकल मोरी लोग बीमार होकर मरने लगे। दूसरा, 19वीं सदी में न्यूजीलैंड एक बहुत ही वायलेंट जगह बन चुका था। ट्रेटी ऑफ वेतांगी की सिर्फ 5 साल बाद ही ब्रिटिशर और लोकल मोरी के बीच लैंड ओनरशिप को लेकर एक सीरीज ऑफ वॉर शुरू हो गई जो अकेले 40 साल तक चलती रही। इन वॉर्स में बहुत ज्यादा मोरी मारे गए और फाइनली ये पूरा सिलसिला 1881 में जाकर रुका, जब मौरी के सारे बड़े चीफ मारे जा चुके थे और मौरी मूवमेंट बुरी तरह क्रश हो चुका था। अब ब्रिटिश भी ये समझ चुके थे कि लोकल को डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किए बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और इसलिए इन वॉर्स के तुरंत बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल्स को इलेक्टोरल प्रोसेस से लेकर हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक स्टॉक होल्डर बना दिया और इस तरह न्यूजीलैंड में पीस और प्रोग्रेस का सफर शुरू हुआ। लेकिन फिर भी आज, जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया था कि न्यूजीलैंड का इतना ज्यादा एरिया खाली क्यों है और सारे लोग इधर नॉर्थन आइलैंड में क्यों रहते हैं, असल में न्यूजीलैंड का ये साउथर्न रीजन बिल्कुल खाली इसलिए है क्योंकि इस पूरे एरिया पर रहना या कंस्ट्रक्शन करना नियरली इम्पॉसिबल है। न्यूजीलैंड के साउथर्न पार्ट में हर तरफ माउंटेन रेंज है, इस पूरे एरिया में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जमीन इतनी रफ है कि वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स वगैरह बनाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहाड़ों के इस तरफ ईस्टर्न साइड की जमीन बहुत ही ड्राई और इनफर्टाइल है, जिसकी वजह से यहाँ इरिगेशन भी नहीं हो सकता। इसी वजह से न्यूजीलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन नॉर्थर्न आइलैंड पर रहती है। पॉपुलेशन शॉर्टेज की इस समस्या को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इमिग्रेशन पॉलिसी को रिलैक्स किया। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले न्यूजीलैंड में नॉन वाइट लोगों की एंट्री मना थी और इसी वजह से न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 1950 तक स्टैग्नेंट रही और उसके बाद ये रेस्ट्रिक्शन खत्म हुई तो एशिया, खासकर चाइना, फिलीपींस और इंडिया से लोग इधर आकर बसना शुरू हुए और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में फाइनली मच नीडेड बूम आना शुरू हो गया। आज न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का लगभग 27% इमिग्रेंट्स है, यानी वो लोग जो न्यूजीलैंड के बाहर पैदा हुए थे। इमिग्रेंट्स की मेजॉरिटी ऑकलैंड और उसके आसपास के एरिया में रहती है और यही वजह है कि ऑकलैंड आज दुनिया के लीस्ट अफोर्डेबल सिटीज में से एक बन चुका है क्योंकि लैंड सप्लाई कम है और हाउसिंग की डिमांड ज्यादा है। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट अब लोगों को $8,000 तक ग्रांट दे रही है ताकि वो ऑकलैंड से 100 किलोमीटर दूर बेकातो में शिफ्ट हो जाएं, ताकि ऑकलैंड की हाउसिंग मार्केट पर प्रेशर कम हो और प्राइस नॉर्मलाइज हो सकें। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि न्यूजीलैंड की पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट पर चलती है। नॉर्थर्न आइलैंड में बारिश की वजह से ऐसी लस ग्रीन जमीन है जिसकी वजह से यहाँ बेशुमार भेड़, बकरियां और गाय पाली जाती हैं। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन लगभग 5 मिलियन है, जबकि एक एस्टीमेट के मुताबिक यहाँ भेड़ बकरियां की पॉपुलेशन लगभग 30 मिलियन है और इसी वजह से न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा मटन और सीप वूल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। न्यूजीलैंड का 95% मीट एक्सपोर्ट होता है और 2019 में इस एक्सपोर्ट से न्यूजीलैंड ने $46 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। न्यूजीलैंड दुनिया की 50वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी का मेन सोर्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है।
40 मिलियन सिर्फ मीट एक्सपोर्ट से कमाना एक अनबिलीवेबल चीज है और ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों प्राइमरी एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार दिलचस्प अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, रिसर्चेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।